Good afternoon, everyone. After having understood Bernoulli's theorem, Venturi meter, and then ultimately the concept of surface tension and surface energy, I hope आपने surface energy के कुछ questions try किए होंगे घर पे, जो एक दो बहुत ही important part लिखे कुछ questions. मतलब आपके पास assignment तो है ही. Come to page number 27. Page number 27 जल्दी करें. I want कि आज हम एक बहुत ही important derivation cover up कर ले, दो derivations. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. A wire ring of 3 centimeter radius is rested on the surface of a liquid and then raised. एक रिंग बनाया. पेज नंबर 27 पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है लेफ्ट टॉप पे. Wire ring of 3 centimeter radius is rested on the surface of a liquid and then raised. The pull required a 3.03 gram more before the film breaks than it is afterwards. Find the surface tension of the film. ये कहता है कि जब अंदर उसके फिल्म ब्रेक हो चुकी है उस समय उठाने के लिए जितनी फोर्स लगानी पड़ती है उससे 3.03 ग्राम फोर्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है जब जो फिल्म है वो अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट. तो आपको क्या लगता है फिल्म प्रेजेंट है तो कौन सी फोर्स लग रही होगी? जब फिल्म प्रेजेंट है तो कौन सी फोर्स लग रही है? सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही है. रिंग है, रिंग की रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस कितनी हो गई? 2 पाई आर. 2 पाई को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा इनटू 2 पाई आर. सो जो एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगानी पड़ी वो सिग्मा इनटू 2 पाई आर. नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट हियर इज दैट यू बी एबल टू इमेजिन कि अच्छा एक रिंग ऐसे पड़ी हुई है उसको उठाने में क्यों फोर्स लगानी पड़ रही है? क्योंकि सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही है, अंदर वो फिल्म बन गई है. आप जैसे ही वो फिल्म ब्रेक करते हैं तो उसे उठाने में कम फोर्स लगानी पड़ती है. तो एक्स्ट्रा फोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ सिग्मा इनटू 2 पाई आर. कर लेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. Calculate the work done in blowing a soap bubble from radius 2 cm to 3 cm. The surface tension of the soap solution is 39 per centimeter. तो देखें सोप बबल है, आपको कुछ स्पेसिफिक बताया गया था कि जब सोप बबल बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो कितने फ्री सरफेस कंसीडर करोगे? 2 free surfaces inside as well as outside. Okay. Now we have been asked to increase the radius from 2 cm to 3 cm. तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? वर्क डन इज इक्वल टू, याद है दो ही फॉर्मूलास किए थे आपने. दो फॉर्मूलास किए थे फोर्स का, दैट वाज सिग्मा इनटू लेंथ, और दूसरा एनर्जी ऑफ वर्क डन का, दैट वाज सिग्मा इनटू सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया. सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया. अच्छे से आता है. तो सोप बबल जो है उसकी रेडियस को 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 3 सेंटीमीटर करना है. तो बताएं कैसे निकालेंगे चेंज इन एरिया? हाउ डू कैलकुलेट चेंज इन एरिया? एक स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. तो बस 4 पाई फाइनल रेडियस का स्क्वायर माइनस इनिशियल रेडियस का स्क्वायर. अभी देख लो कि रेडियस की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है. तो देखिए स्क्वायर किया आपने, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो कितने से डिवाइड करोगे? 100 से. 100 मींस 10 पावर 2. अब ये चीजें जिनमें थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो आपको न्यूमेरिकल आसान लगने लगेगी. समझे? ठीक है. मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान कम देते हो और फिर फाइनली सोचने लगते कि अच्छा न्यूमेरिकल हो गया तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है. आप यहीं से मेरे साथ मतलब पूरा ध्यान दियो. ठीक है. पहली बात तो क्या ध्यान देंगे कि स्फीयर का एरिया आपको याद होना चाहिए 4 पाई आर. अब रेडियस जो गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है. अच्छा मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 10⁻² से डिवाइड करते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर स्क्वायर भी करना उसका. तो 10⁻⁴ उसका स्क्वायर हो गया ना. तो 10⁻⁴. फिर देखिए 4 पाई फाइनल रेडियस का स्क्वायर माइनस इनिशियल रेडियस का स्क्वायर इनटू. होप इट इज क्लियर टू यू. तो सरफेस टेंशन गिवन है तो वर्क निकालने के लिए क्या करें, इसे उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और सिग्मा. तो अगर स्कूल एग्जाम की बात करें तो वहां पे लगभग इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थर्ड. ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर कैपिटल डी. एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका की डायमीटर कैपिटल डी गिवन है एंड इट ब्रेक्स इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स. बहुत छोटी छोटी कितनी ड्रॉप्स? 27 ड्रॉप्स. फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी. टेक सरफेस टेंशन टू बी सिग्मा. इसलिए सरफेस टेंशन सिग्मा है. सरफेस एनर्जी पहले तो मुझे आप ये आंसर कीजिए, अगर एक बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप में टूट जाती है तो आपके अकॉर्डिंग उससे एनर्जी रिलीज होगी या वो एनर्जी एब्जॉर्ब? अभी आंसर करने से पहले आपको लॉजिक सोचना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एकदम से आंसर मत किया करो, रुका करो, सोचा करो.
तो आप मुझे बस इतना बताएं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? कौन सी चीजें जो समझाती है उसके बाद, कोई भी क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ वृंदा, अगर आप लोग ये बता पाए कि भाई सर एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज का कारण क्या है, तब फिर मजा आएगा ना। एनीवन? देखो, आपने जब सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस किए तो एनर्जी को लेके कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? एनर्जी इज इक्वल टू, जोर से बोल सकते हैं आप, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया। सिग्मा इनटू एल तो फोर्स का था, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया, राइट। सो आपको सिर्फ इतनी सी बात सोचनी है, अगर तो एरिया बढ़ गया है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, यानी वो एब्जॉर्ब करेगी। और अगर एरिया रिड्यूस हुआ है तो वहां से एनर्जी निकल गई है, राइट। तो अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एरिया रिड्यूस हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिखिए, लिखिए लिखिए, शाबाश। व्हेन a large drop when a large drop breaks into smaller ones, when a large drop breaks into smaller ones, it results in increase in area, results in increase in area, and hence it absorbs heat and actually cools down. Surface area increases, it absorbs heat and actually cools down. अब आप कहोगे कि हीट तो absorb करे, cool down कैसे होगी? तो बड़ी ड्रॉप जो छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूटी तो एकदम से जब वो प्रोसेस हुई उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, पर उसके पास है नहीं। आपको कौन सी चीज ठंडी लगती है? जिसको टच करने पर हीट आपकी तरफ फ्लो करे या आपकी बॉडी से बाहर फ्लो? बॉडी से बाहर। अगर आपको हीट मिलेगी तो वो चीज आपको गर्म लगेगी। आइसक्रीम तो हीट बॉडी से बाहर है। तुषार कौन हो गया? तुषार, हाँ तुषार, हाँ, ये कोई दूसरा तुषार घुस गया क्या? दो तुषार तो नहीं चल रहे क्लास के अंदर। अब आ गया, चलिए फिर से बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी हीट गेन करती है तो उसको वो चीज गर्म लगती है, अगर आपकी बॉडी हीट रिलीज करती है तो उसको दूसरी बॉडी ठंडी लगती है। सो जैसे ही ब्रेक करेगी तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने की वजह से उसे हीट एब्जॉर्ब करनी है, तो अगर आप टच करेंगे तो आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो आपको चीज कैसी लगेगी? कूल डाउन। ये सब लिखवा दिया मैंने, आपको क्लियर हो गया? अब आपको पक्का ये विश्वास भी होना चाहिए कि सर एरिया कैसे बढ़ा। आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें तो बात करनी है ना टोटल एनर्जी रिलीज कितनी है, तो उसमें अपने आप कवर अप हो जाए। लिखिए अब जरा, न्यूमेरिकल 3, न्यूमेरिकल 3, तो अपने आप वो एरिया वाली सारी चीजें कवर अप। देखो लिखते जाओ, इनिशियल एरिया ए आई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और भाई रेडियस को डायमीटर बाय 2 लिख सकते हैं, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाय 4, 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4, दिस इज इट। और फाइनल एरिया लिखने जाओगे तो क्या करोगे? 4 पाई इंटू स्मॉल डी स्क्वायर कर रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय एन। ध्यान दें, जो ये ड्रॉप टूटी 27 में, तो एन कितना बन गया? 27 नंबर ऑफ ड्रॉप्स। हर एक ड्रॉप का डायमीटर स्मॉल डी। अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आएगा। कोई मुझे बता सकता है क्या फंडामेंटल मुझे यूज करना चाहिए? ये जो छोटे वाले ड्रॉपलेट्स है इनका डायमीटर निकालने, पढ़ चुकी हो पहले। वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। याद करो जब टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन किए थे, हाँ आया ध्यान, जब टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चंस किए थे कि भाई वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही है, वो कुलीज कर जाती है और बड़ी ड्रॉप बनाती है, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन पावर 1/3 इनटू स्मॉल आर। वापस आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए, कंपेयरिंग द वॉल्यूम, कंपेयरिंग द वॉल्यूम, कंपेयरिंग द इनटू 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4। अच्छा बाय 4, क्योंकि हमने डायमीटर कंसीडर किया ना, तो रेडियस इज डी बाय 2।
27 इंटू लिखना क्या है, वॉल्यूम करना है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, 4/3 पाई आर क्यूब यानी डी क्यूब बाय 8 आ जाएगा, ठीक है ना। रेडियस इज d by 2, तो आप लिखेंगे 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, शुड बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज 4/3 पाई d by 2 क्यूब यानी d क्यूब बाय 8, ठीक है ना। ये तो क्लियर है, 4/3 पाई आर क्यूब, जस्ट पुट इट 4/3 पाई इज गॉन, आपको कैपिटल डी निकालना है, 8 डी कैंसिल आउट हो गया, सो देख सकते हैं कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इनटू 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, कैपिटल डी इज 3d और स्मॉल डी जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय 3, आया समझ। सो नो बिग डील, बहुत ही छोटी सी चीज है, जब भी ड्रॉप्स कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बनाती है, बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप से टूटती है, तो उसको सीधा उठा के क्या लगाना होता है, कंपेयरिंग दी वॉल्यूम। हाँ, और बहुत अच्छा रहेगा कि जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके पॉइंट से आपको याद रहे कि कैपिटल R इज इक्वल टू n पावर 1/3 इनटू स्मॉल r, तो बहुत इजी हो जाता है, r हो या डायमीटर हो एक ही बात। अब एनर्जी रिलीज देखते हैं, ये जो एरिया इसे कंप्लीट करें जरा, दिस इज 4 पाई, देखिए ध्यान से, जो स्मॉल d है ये कैपिटल D by 3, तो यहां पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा d² बाय 4 तो ऑलरेडी था और 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 9 इनटू n कितना है 27, n की वैल्यू 27 है, देखिए ध्यान से 4/4 तो लिख दिया मैंने, स्मॉल d is d by 3 तो d² by 9 इनटू 27, सो 9 3 are 27, ये बना 3/4 टाइम्स 4 पाई d², है ना। अगर इससे कंपेयर करना होगा मुझे तो ये वाला 4 में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हैं एरिया 3 टाइम्स होगा, सी केयरफुली, यहाँ पे 3 टाइम्स 4 पाई d² by 4 आ गया, यानी एरिया कितना हो गया 3, तो आपको बस मेरी ये बात समझनी है, जब एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप से टूटती है तो एरिया इंक्रीज कर, डन है। चलिए अब यहाँ आगे लिखिए, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, बिकॉज़ ऑफ डेल्टा ए कंसीडर करते हैं, यहाँ पे आप 4 से 4 को कैंसिल करो, इधर भी और चलने दो, ये पाई d², ये 3 पाई d², सो इट बिकम्स सिग्मा इनटू 3 पाई d²। भाई किसी का माइक बार-बार ऑन हो रहा है, आप प्लीज ध्यान रखिए, I'll be forced to remove from the group, so please ध्यान रखिए। So sigma into 3 pi d² minus pi d² becomes 2 pi d², so 2 pi sigma into d², 2 pi sigma into d², ठीक है। सो एग्जाम के पॉइंट से ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, बाकी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, अननेसली ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं लेके जाऊंगा अभी, आपको ये पता लग गया कि कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस, वर्क डन निकालना है या एनर्जी निकालना है तो सिग्मा इनटू डेल्टा ए करना होता है, अगर एरिया बढ़ गया है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और अगर एरिया डिक्रीज हुआ है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी अगर बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो वो हीट अप हो जाएगी, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, वो क्या करेगी एनर्जी रिलीज करना चाहिए, एनर्जी रिलीज करेगी तो आपको कैसे लगेगी, हीट गर्म हो, गॉट इट। तो वन लास्ट देखिए, कैपिटल डी था, उससे स्मॉल डी डायमीटर की 27 ड्रॉप्स बनी, इनिशियल एरिया 4 पाई d by 2 का स्क्वायर, फाइनल एरिया 4 पाई स्मॉल d by 2 का स्क्वायर इनटू n, n कितना 27, अब स्मॉल d कैसे निकलेगा, वॉल्यूम को इक्वेट किया, स्मॉल d इज कैपिटल D by 3, वो अपने यहां पुट किया तो d² by 9 आ गया साथ में, सो दैट गिव्स मी कि जो फाइनल एरिया वो इनिशियल एरिया था 3 टाइम्स, दैट मींस एरिया बढ़ गया है, तो मैंने एज अ साइंस स्टूडेंट हमेशा के लिए याद कर लिया कि अगर एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में टूटेगी तो हमेशा एरिया इंक्रीज करेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो बस फिर एनर्जी सिग्मा इनटू इंक्रीज, तो स्टार मार्कर की एक चीज लिख दीजिए, फटाफट जल्दी करो, जल्दी करो, अच्छे गाने बजा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, तो चलो फिर अब मौज करो, घर जाओ, टाटा बाय बाय, चलो डन, डन है, 2 पाई सिग्मा d², आपको लिखवा रहा था कुछ,
स्टार मार्क करके, तो हो गया स्टार मार्क। स्टार मार्क करके लिखे, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज व्हेन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कोलीज, COLEASE, LEASE, कोलीज मतलब ज्वाइन टुगेदर। जब ड्रॉप ज्वाइन टुगेदर होती है तो एनर्जी रिलीज। फाइन, ठीक है। अभी इसमें से यही करवा रहा हूं, बबल के एरिया इंक्रीज के क्वेश्चंस आते हैं, रेडियस इंक्रीज के क्वेश्चंस आते हैं, वो बता दिया क्या करना होता है, सिग्मा इनटू 4 पाई r फाइनल स्क्वायर माइनस r इनिशियल, बस उसी से कर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेज 27 पे ही देखिए, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड लिक्विड सरफेस। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, साथ साथ समझते जाइए। अगर ऐसे करके लिक्विड सरफेस दिखाई दे रहा है, या लिक्विड सरफेस ऐसे दिखाई दे रहा है, या लिक्विड सरफेस ऐसे दिखाई दे रहा है, तो क्या फर्क है? मेनिस्कस बोलते हैं ना, meniscus is concave upwards, meniscus is convex upwards, is that, and meniscus is plane। ये क्या है, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसी करके शेप होती है, तो अगर ये बनाऊं तो ऐसी तो आपको कभी देखने को नहीं मिल रही, ये दिखती है वाटर के लिए और ये दिखती है मर्करी के। गॉट दैट? अब इसका मतलब क्या है, देखें, प्रेशर फ्रॉम बोथ द साइड्स इज इक्वल। जब दोनों तरफ से प्रेशर सेम होगा तो आपको ये सीधी दिखाई देगी, यानी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऐसे लगेगी, इधर और इधर, उसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल नहीं। बट लुक एट दिस, इसमें जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है वो किस तरह से लग रही है, इधर ऊपर की तरफ दिखा दूं, इधर ऐसे करके, इधर, और तो इसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। तो एक्चुअली क्या होता है इस केस में, नीचे से लगने वाला प्रेशर प्लस ये जो सरफेस टेंशन है इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये दोनों मिलके ऊपर से लगने वाले प्रेशर को बैलेंस करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि ऊपर से प्रेशर था ज्यादा, अब जिधर से प्रेशर ज्यादा होगा तो सरफेस नीचे बैठने लगेगा, राइट? ऊपर से प्रेशर ज्यादा था तो सरफेस ऐसे नीचे की तरफ बैठने लगा, तो ऐसे होने से क्या हुआ, जो सरफेस टेंशन है उसका कंपोनेंट अपवर्ड जनरेट होगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, उसके प्रेशर ने और लिक्विड के प्रेशर ने मिलकर वेपर प्रेशर को बैलेंस किया। ठीक है, अब थर्ड तो बताई दोगे, इस केस में किसका प्रेशर ज्यादा है, वेपर का या लिक्विड का? लिक्विड का। थर्ड में वेपर का, ऊपर से वेपर होती है और नीचे से लिक्विड होता है। अब ये समझिए 1 मार्क में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मेनिस्कस इज कन्वेक्स अपवर्ड्स, whose pressure is more, vapor or liquid? कन्वेक्स अपवर्ड ही होता है, पहले तो कन्वेक्स होता है, जब वहां बैठ के सोचते हैं कन्वेक्स क्या होगा, फिर चल गया काम। सो दिस इज कन्वेक्स, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ कैसे होगा, क्योंकि नीचे से प्रेशर ज्यादा है, दैट मींस लिक्विड प्रेशर इज मोर। इफ इट इज कनकेव अपवर्ड्स then pressure of vapors is more than that of liquid। क्लियर? एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर जो रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए वो मैं आपको लिखवा। When the free surface of liquid is curved, there is a difference of pressure between the liquid side and the vapor side of the surface। We consider the 3 possible cases। Number 1, पहला केस देखिए, as shown in the figure, the surface is plane, molecule A on the surface is attracted equally in all the directions। The resultant force due to surface tension is 0। Pressure on both sides of the surface is same, that is P of liquid is equal to P of vapors। Second case, as shown in figure, if the surface is convex, there is a resultant downward force on molecule A। For the surface to remain in equilibrium, the pressure on the liquid side must be greater than the pressure on vapor side। और तीसरे केस में pressure on vapor side is, देखिए, vapor side is lesser than that in that of liquid। तो एक बार कॉपी पे फटाफट लिख लीजिए, देखिए, pressure difference across liquid meniscus, सीधा meniscus लिखिए, pressure difference across liquid meniscus, liquid meniscus। हाँ, एक ही बात है ना, meniscus ही तो होती है, लिखा क्या है, दोनों में से कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ना, सरफेस की शेप की बात कर रहे हैं, सरफेस की शेप को तो मेनिस्कस कहते हैं, मेनिस्कस कैसी है, यानी सरफेस की शेप कैसी है, यहाँ ब्रैकेट पे लिख लो सरफेस शेप। ठीक है, सरफेस शेप। तो पहला पॉइंट डालिए, फर्स्ट वन,
in case vapor pressure is equal to liquid pressure, in case vapor pressure is equal to liquid pressure, meniscus is plane, as shown in figure A। आप थोड़ा साफ साफ बना देना, जैसे नोट्स में बनी हुई है, प्रॉपर प्लेन बना के। यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल कंसीडर किया, मॉलिक्यूल A, तो उसके ऊपर दोनों तरफ ऐसे करके फोर्स ऑफ सरफेस लगेगी जो कि बैलेंस कर जाएगी। तो चाहो तो लिख सकते हो, मॉलिक्यूल A दिखा दो, लिखें any molecule on the surface experiences no net force due to surface tension. Any molecule on liquid surface experiences no net force on liquid, no net force due to surface tension। ठीक है, फिर लिखिए सेकेंड केस, कनकेव मेनिस्कस। कनकेव मतलब आप ऊपर टॉप के बारे में बात कर रहे हैं, सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, कनकेव मेनिस्कस। ठीक है, तो लिख दीजिए when vapor pressure is greater than the liquid pressure, when vapor pressure is greater than liquid pressure, meniscus is concave upwards, and molecule experiences, ऐसे करके बना देना, and molecule on surface experiences net upward force, molecule on surface experiences net upward force due to surface tension, net upward force due to surface tension। ठीक है, थर्ड लिखिए। सेकेंड में हमने क्या लिखा है देखें, कनकेव अपवर्ड्स में लिखा है वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन लिक्विड प्रेशर। अब इसमें रट्टा नहीं लगा सकते, आपको शेप से समझ आए, ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, नहीं, वेपर प्रेशर इज मोर देन लिक्विड प्रेशर, और ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की फोर्स ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ, तो देयर इज अ नेट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द मॉलिक्यूल ऑन सरफेस। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, ये कैसा दिख रहा है ऊपर से, कन्वेक्स, तो कहां पे प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड साइड। लिखते हैं थर्ड, कन्वेक्स मेनिस्कस, कन्वेक्स मेनिस्कस लिखते हैं when liquid pressure is greater than vapor pressure, when liquid pressure is greater than vapor pressure, meniscus becomes convex upwards, meniscus becomes convex upwards। ठीक है, और यहां पे अगर आप एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो ऐसे करके फोर्स लिख दें, and a molecule on surface experiences downward force due to surface tension, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। आई होप ये क्लियर हुआ ठीक से आपको। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेनिस्कस का कॉज क्या है, प्रेशर डिफरेंस,
मेनिस्कस, मेनिस्कस की जो भी शेप होती है उसका कारण क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस 0 है तो प्लेन बन जाएगा, अगर लिक्विड साइड पे ज्यादा है तो कन्वेक्स हो जाएगा, वेपर साइड पे ज्यादा है तो कनकेव हो जाएगा। ठीक है, अब जो करने जा रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। लिखें, टू कैलकुलेट excess pressure, to calculate excess pressure inside a liquid drop, excess pressure inside a liquid drop। देखिए, अब लिक्विड ड्रॉप के अंदर हम एक्सेस प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो अंदर वाली साइड है वो बाहर की तरफ पुश कर रही है, यानी कन्वेक्स आउटवर्ड्स हुआ तो अंदर से प्रेशर ज्यादा है, वो एक्सेस प्रेशर है। लिखिए जरा, कंसीडर a liquid drop of radius r and having surface tension sigma। Liquid drop of radius r having surface tension sigma। Let excess pressure from inside be P। Let excess pressure from inside be P। तो अब सोचो यार, अंदर से प्रेशर पड़ेगा तो फोर्स जनरेट होगी, है ना? फोर्स क्या होती है? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब सोचो आर रेडियस है तो स्फीयर का एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स कितनी हो गई? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स जब बाहर की तरफ लगेगी तो क्या इसका साइज बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी? तो मान लेते हैं इसका साइज बढ़कर इसकी रेडियस dr और बढ़ गई, ऐसे बहुत पास में बनाना, ज्यादा दूर नहीं। द रेडियस इंक्रीजेस बाय dr। अब लिखिए, लिखिए शाबाश। For excess force on the inner surface, हमने प्रेशर तो बता दिया P है, उसके बाद लिखें excess force on inner surface, that is F is equal to sigma into 4 by r square, 4 by r square। ठीक है, लिखिए let radius increases by dr, let radius increases by dr as shown in figure। साथ में मेंशन कर दो dr is very small, dr is very small। तो ठीक है, अब ये dr बढ़ी तो फोर्स की इफेक्ट के अंदर ही तो बढ़ी ना। इस फोर्स ने वर्क कितना किया? वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू dr। लिख दीजिए, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स W is equal to F into dr। So sigma 4 pi r square into dr, d capital R। सेम रखें इसे, this has to be capital। आपकी चॉइस है, आपने रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करी हो तो dr भी स्मॉल कंसीडर करेंगे, r कैपिटल है तो dr भी कैपिटल। सो फिर देखें, फोर्स कितनी लगी? वर्क डन Fdr सिग्मा 4 pi r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dr। ठीक है भाई, ये बन गया वर्क डन। ये वर्क डन कहां गया? इस वर्क डन ने क्या किया? सरफेस एनर्जी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दिया? सरफेस एनर्जी। अब याद करो यार, सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सिग्मा इनटू इंक्रीज इन एरिया। ये सीखा हमने अभी। लिखिए जरा, this work done is equal to increase in surface energy। This work done is equal to increase in surface energy, increase in surface energy। ठीक है, फिर लिखिए as increase in surface energy is equal to sigma into delta A। Increase in surface energy is equal to sigma into delta A।
तो ये बनना चाहिए सिग्मा इंटू डेल्टा ए कैसे निकालें 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर मानते फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर सो हियर दैट बिकम्स इक्वल टू सिग्मा इंटू देखिए 4 पाई बाहर निकाल देता हूं a प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r dr माइनस 4r माइनस आर स्क्वायर सॉरी 4 पाई तो बाहर निकल चुका है ना आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया और इसे मेंशन कर दीजिए नेग्लिजिबल क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि dr इज वेरी स्मॉल dr खुद स्मॉल है उसका स्क्वायर कर देंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा। जैसे मैं हर बार आपको एग्जांपल देता हूँ 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01 और उससे बहुत छोटा हो जाता है सो इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसलिए नेग्लिजिबल। तो आपका आंसर क्या है देखिए सिग्मा इंटू 4 पाई इधर देखना 2r dr तो 8 कर दो 8 पाई r dr r स्क्वायर dr नहीं ठीक है r dr देखिए यहां से 2r था और बाहर 4 था तो सिग्मा इंटू 8 पाई r dr ये बदले। तो पहले यहां तक की जो प्रोसेस थी वो एक बार ध्यान से देख लें। अंदर एक्सेस प्रेशर अगर P था तो उसने कितनी फोर्स जनरेट कर दी आप साथ साथ बोल सकते हैं P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब उस फोर्स ने रेडियस को dr बढ़ा दिया तो बर्डन कितना हो गया फोर्स इंटू dr ये लिख दिया आपने। अभी बर्डन जाना कहां चाहिए इट शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अब इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कैसे लिखा जाता है आप चाहे तो यहाँ डेल्टा ही लिख सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी डेल्टा कर दो दैट इज सिग्मा इंटू डेल्टा ए। अब सिग्मा इंटू डेल्टा ए सॉल्व किया तो ये सॉल्व किया अब इन दोनों को इक्वेट कर देना चाहिए। देखिए हेंस ये चीज सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर शुड बी इक्वल टू सिग्मा 8 पाई आर डी आर 8 पाई आर डी आर। अब देखिए सिग्मा कैंसिल हुआ 4 से ये 2 बन गया एक r कैंसिल आउट हो गया और dr तो बचा क्या देखें हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी थी अरे p कहां गया यार यहाँ पे p तो लिखा ही नहीं हमने सिग्मा लिख दिया गलती से ये p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है प्रेशर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर काइंडली मेक दिस करेक्शन फोर्स तो प्रेशर इंटू एरिया था ना तो ये पहली 3 लाइनों में ठीक करना है सबको सिग्मा के प्लेस पर p लिखना होगा सिग्मा लिखता है सिग्मा तो सरफेस टेंशन है ना तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एफ डी आर इससे ये P बचे। तो अब जब हेंस लिखने गए तो यहाँ पे P आएगा तो सिग्मा कैंसिल आउट नहीं होगा। अब देखिए P कितना बन जाएगा 2 इंटू पाई से पाई भी कैंसिल आउट होगा 2 सिग्मा डिवाइड बाय r ठीक है। मैं पूरा दोबारा बोल देता हूं एक बार आप देखें फोर्स के लिए प्रेशर इंटू एरिया वर्क डन इज फोर्स इंटू dr डेल्टा ही आपने सॉल्व कर लिया इन दोनों को इक्वेट किया तो इसमें लेफ्ट साइड में बचा p सिर्फ p और r राइट साइड में 2 सिग्मा सो p कितना बन गया 2 सिग्मा बाय r यानी कि एक वाटर ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2 सिग्मा बाय r यानी छोटी ड्रॉप के अंदर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा ड्रॉप जितनी छोटी होती जाएगी उसके अंदर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा। r डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको r इज इन डिनोमिनेटर तो r जितना कम होगा प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज काइंडली राइट इट डाउन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ठीक है दैट इज प्रेशर इंक्रीजेस pressure increases as the size of drop decreases pressure increases as size of drop decreases ठीक है। चलिए इसके ऊपर बेस ये तो था आपने लिक्विड ड्रॉप के लिए किया अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन होता तो क्या फर्क पड़ता हाँ बिल्कुल सही अगर यही सॉफ्ट सॉल्यूशन होता तो यहां तक तो सेम रहता
क्योंकि अंदर से पड़ने वाला प्रेशर इनटू डी आर वर्क डन हो जाता, फोर्स इनटू डी आर। लेकिन जब इंक्रीज इन एरिया कंसीडर करते हैं आप ये वाला, तो इसमें इसका डबल काउंट होता, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 चलता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 चलता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 चलता है, ठीक है ना। यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाय 2 होता, तो आंसर क्या आता, 4 सिग्मा बाय आर, दैट इज द डिफरेंस। तो आई एक्सपेक्ट कि ये डेरिवेशन आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिखो। डिराइव एक्सेस प्रेशर inside soap bubble, inside soap bubble, और कॉपी में स्पेस छोड़ दीजिए यहीं पे, जितना इसमें स्पेस लगा है उतना ही उसमें लगेगा। तो लगभग 1 पेज होना चाहिए इस वाले पार्ट का, वो छोड़ दीजिए। और समझिए क्या था ये, यहाँ पे एक ही फ्री सरफेस था बाहर वाला, सोप बबल के अंदर दोनों फ्री सरफेस होंगे, that's why the area is made 2 times, increase in area is 2 times, so P is equal to 4 sigma by R। डायग्राम सेम बनाओ, कोई लिक्विड तुमने दिखाया नहीं, तो बस ये सेम डायग्राम बनाना है आपको, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये चेंज करना है छोटा सा। अच्छा, ऐसे ही अगर कोई एयर बबल बोलता है, तो आपको बताया था एयर बबल इज फॉर्म्ड इनसाइड लिक्विड, तो उसका भी एक ही फ्री सरफेस होता है, तो आपके अकॉर्डिंग उसमें एक्सेस प्रेशर कितना होगा, 2 सिग्मा बाय आर या 4 सिग्मा बाय आर, 2 सिग्मा बाय आर। तो बच्चे से याद करो मेरे साथ साथ, जब सिंगल फ्री सरफेस होता है स्फेरिकल शेप में तो 2 सिग्मा बाय आर आता है, और 2 फ्री सरफेस होता है तो 4 सिग्मा बाय आर आता है। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, या तो बबल वाली या फिर ड्रॉप वाली, इन दोनों में से एक डेरिवेशन लगभग एग्जाम में आती ही है, लगभग श्योर मान के चले आती है, ठीक है। यानी कि जब हम एक मेनिस्कस की बात करते हैं, तो एक तरफ का प्रेशर दूसरी तरफ के प्रेशर से ज्यादा होता है, ऐसा हाँ प्लेन होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस में क्या रहता है, जैसे ये सी का सरफेस है, यहाँ से h डेप्थ के ऊपर मान लो कोई बबल बनो, उस बबल के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सिग्मा, राइट, और इसकी रेडियस मान लो r गिवन है, ये हाइट h हो गई, तो इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना, इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो है 2 सिग्मा बाय r प्लस रो जी एच, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर लेना पड़ेगा, प्लस एक चीज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी कि आप इसे समझ के बोल पाए, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। बाकी भी देखिए ध्यान से, एक ड्रॉप, एक बबल, अगर एयर बबल अगर h डेप्थ पे बन जाता है तो उसके अंदर टोटल प्रेशर कितना होता है, एक्सेस तो हमने अभी डिराइव किया, दैट केम आउट टू बी 2 सिग्मा बाय r, तो 2 सिग्मा बाय r इज द एक्सेस, लेकिन उसमें बाहर वाला जोड़ना पड़ेगा, बाहर कितना है, एक्सोजी या रोजी h प्लस एटमॉस्फेयर। तो लिख लो एक बार अपनी नोटबुक में स्टार्ट मार्क करके लिखिए, an air bubble of radius r, air bubble of radius r be at depth h below the surface of water, then total pressure inside it, then total pressure inside it। अब समझ के लिखते जाओ, एक्सेस कितना 2 सिग्मा बाय r, और बाहर कितना P एटमॉस्फेरिक प्लस h रो जी, सो P एटमॉस्फेरिक प्लस h रो जी। सक्षम क्लियर हो आपको, सो 2 सिग्मा बाय r प्लस P एटमॉस्फेरिक प्लस h रो जी। ठीक है, एक और टॉपिक करवा रहा हूं, ये मैं समझाऊंगा आपको, आप घर से खुद लिख के लेके आएंगे। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, यहाँ से थ्योरेटिकल में एंगल ऑफ कांटेक्ट देखने से समझते हैं। पहले तो अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरते हैं तो वो ऐसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे होगा, और अगर उसमें मरकरी फिल करते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा,
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो ये फ्री लिक्विड सरफेस होता है ना, फ्री लिक्विड सरफेस, इसके और जो लिक्विड सॉलिड सरफेस होता है इसके बीच का एंगल, लिक्विड वेपर सरफेस और लिक्विड सॉलिड सरफेस के बीच का जो एंगल है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, एक्यूट, जबकि यहाँ देखिए ये और ये, राइट, इनके बीच में एंगल कितना आ गया, ऑब्ट्यूज। इसी को एक और तरीके से बना के दिखाता हूं। अगर हम प्लेन सरफेस के ऊपर वाटर की ड्रॉप बनाना चाहें तो वो अपने आप की शेप ऐसे बनाएगी, बनाएगी ऐसे या ऐसे बनाएगी, सोच के आंसर करना, दिस और दिस, वाटर ड्रॉप है ना, वाटर इस तरह से ग्लास के ऊपर स्टिक करने की कोशिश करेगा तो वो ऐसे जाएगा, जबकि मरकरी ऐसे जाएगा। आएगा समझ। सो वाटर के लिए यहां फिर से देखिए, ये तो बन गया लिक्विड वेपर सरफेस, ये बना लिक्विड सॉलिड सरफेस। देखो फिर से एंगल कैसा आ गया, एक्यूट। और यहाँ देखें लिक्विड वेपर सरफेस, लिक्विड सॉलिड सरफेस, और बीच का एंगल कैसा बन गया, ऑब्ट्यूज, राइट। तो मरकरी जैसे जो लिक्विड्स हैं उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ऑब्ट्यूज, और जो वाटर जैसे लिक्विड है उनके लिए एक्यूट। फर्क क्या है, फर्क ये है भाई, जो मरकरी जैसे लिक्विड्स हैं उनमें कोहेसिव फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, और वाटर के केस में यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर। सो बस सीधा सीधा समझते हैं, जिन लिक्विड्स के पास कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, बहुत बढ़िया, और जिस केस में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती है वो एक्यूट एंगल बनाते हैं, राइट। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, मतलब ये इसको ये आइडिया देगा आपको, बिल्कुल समझा देगा, लेकिन द नंबर ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। क्या, जो मरकरी था अगर आपने उसको इम्प्योर कर दिया, उसे हीट अप कर दिया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो क्या क्या मैटर करता है, उसके अंदर कितना एडल्ट्रेशन है, राइट, वो जिस सरफेस के ऊपर है वो सरफेस कैसा है, उसके ऊपर वेपर्स कैसी है, और वहां पर टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो एक बार फटाफट से मेरे साथ ये पढ़ लीजिए और घर से आप करके लेके आएंगे। यहाँ पे सीधा इधर आ जाइए, एंगल ऑफ कांटेक्ट पेज नंबर 29 के राइट टॉप पे। Angle of contact is defined as the angle between tangent to liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid. और थोड़ा बेटर बोल लेना, आप ये बोल सकते हैं ये कौन सा इंटरफेस है, लिक्विड वेपर इंटरफेस। एंगल बिटवीन लिक्विड वेपर इंटरफेस एंड लिक्विड सॉलिड इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, और वेपर आ जाएगा, क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस, मीडियम अबव द फ्री सरफेस एंड टेम्परेचर। क्लीनलीनेस का मतलब ये है कि उसमें कितनी अडल्ट्रेशन आ रही है, प्योर है कि नहीं, ठीक है। सो सॉलिड, लिक्विड, वेपर, टेम्परेचर एंड उसके अंदर जो क्लीनलीनेस है वो मैटर हो जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी फिर अब ये एक डेरिवेशन रह गई, इसे कल निपटाते हैं, देन इट विल बी ओवर। अब सुनिए आज का होमवर्क, एनसीईआरटी कल आप लेके आएंगे। एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो सारे आपके डन होने चाहिए, प्लस बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, कर लोगे। हैंड रेज करना, क्लास में कौन कौन कह रहा है करके आएगा इतना काम, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ने तो शर्मो शर्मो उठा लिया हाथ। नहीं, मैं ये चाहूंगा कि हर कोई कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स करके आए। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें 10 हो जाता है एंड देन ओके, बट वो लिखे होने चाहिए कॉपी के अंदर, ठीक है, फॉर एवरीवन दिस इज टू बी डन। और एक चीज आखिरी, इस महीने की अब कौन सी डेट हो गई, 7। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब 10th में ट्यूशन पढ़ी थी तो क्या फीस फरवरी में जमा करवाई थी, नहीं ना। तो अब सबके काम ठीक चल रहे हैं, कोई परेशानी में नहीं है, तो भैया हमें भी परेशानी में मत लेके आओ, टीचर है ना, भिखारी की तरह हर महीने मुझे कहना पड़ता है प्लीज प्लीज दे दो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। सो एवरीवन लिसन केयरफुली, कल या मैक्सिमम परसों तक आपकी फी डिपॉजिट हो जानी चाहिए, तो एक दो को मैं निकाल लेगा। थैंक यू वेरी मच। जिसके स्कूल में जो भी सिलेबस आने वाला है आप मुझे वो टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, पर फिर भी मैं मेरे मन से पूछूं तो मैं चाहता हूँ कि हो जाए ऑफलाइन,
ताकि ताकि जब वो वहां पे डंडे उड़ेंगे ना, किलियां उड़ेंगी, फिर यहाँ भीड़ लगेगी। जब तक वहां किलियां नहीं उड़ रही तब तक यहाँ भीड़ नहीं लग रही, घर बैठे आराम से। सो एवरीवन ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैक्सिमम पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी है वो ऑफलाइन एग्जाम्स की है, उसके तरीके से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, अपना सिलेबस बताइए और फी के लिए बहुत सीरियस हूँ। आप लोग अपनी फी डिपॉजिट करवाइए कल या मैक्सिमम परसों में। कोई ये मतलब जिनके पेरेंट्स के पास पूरी पूरी सरकारी तनख्वाह आ रही है या मतलब जो भी जिस तरह से भी आपकी अर्निंग आए, नहीं टू गो इनटू दैट मैन। किसी के 5 बाकी, किसी के 10 बाकी, दे के पास करो यार, तो कंप्लीट करें फटाफट।